नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने चौथा लेसन प्राथमिक क्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें शुरुआत में अपन ने पढ़ा था आखेट और भोजन संग्रह। यानी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से व्यवसाय शामिल होते हैं, उसमें अपन ने एक पॉइंट लगाकर पढ़ा था आखेट और भोजन संग्रह। ठीक है। इसमें आदिमानव जो था, पहले जंगलों में इधर उधर भटकता हुआ पेड़ पौधों से जो भी फल फूल वगैरह उन्हें प्राप्त होता था, उनको खाया करता था। लेकिन वो फिर उसकी धीरे धीरे आवश्यकताएं है ना, वो बढ़ने लगी। फिर उन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया और फिर शिकार से भी उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी हुई, तो ऐसे में उन्होंने फिर दूसरा व्यवसाय जो है ना अपनाया, उसे कहा गया पशु चारण। दूसरा जो व्यवसाय अपनाया, दूसरी क्रियाएं जो थी वो थी पशुचारण। यानी कि मानव, आदि मानव जिसे अपन कह सकते हैं, उन्होंने पहले पेड़ पौधों से भोजन संग्रहण किया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, फिर उन्होंने आखेट करना, जंगली जो जीव है उनको मारना खाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होने लगी और जो पशु आखेट का जो क्षेत्र था वो भी धीरे धीरे सिमटने लगा, कम होने लगा। तो ऐसे में उनकी जरूरतें बढ़ने लगी और उन्होंने महसूस किया कि ऐसे अगर अपन करते रहे तो एक दिन ये जीव है ना वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों ना अपन इन पशुओं का चारण करें, पशुओं को चराए, उसका पालन करें, पशुपालन करें, ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी और ये दिन प्रतिदिन पशुओं की संख्या में भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो उन्होंने जो है ना वो दूसरा व्यवसाय जो है ना वो पशुचारण अपनाया। अब पशुचारण भी दो प्रकार से किया जाने लगा। एक तो हो गया चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, और दूसरा रहा व्यापारिक या वाणिज्य, व्यापारिक या वाणिज्य पशुचारण। दूसरा रहा व्यापारिक या वाणिज्य पशुचारण। इस प्रकार से दो प्रकार का पशुचारण है ना उन आदिमानव के द्वारा किया जाने लगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि चलवासी पशुचारण होता क्या है। चलवासी, चल यानी चलकर, वासी यानी वास करना, वास करना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चलने लगे और चलते चलते जगह जगह जो है ना वो रुकने भी लगे। यानी कि इसमें चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि जो पशुचारक होते हैं ना, वो अपने पशुओं को साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि अपने जो रेवड़ होते हैं उनको लेकर, पशुओं को लेकर वो जाते हैं जहां पर उन्हें चारागाह मिलता है, वहां पर अपने पशुओं को चराई का कार्य करवाते हैं। उस स्थान का चारागाह जब समाप्त हो जाता है तो अपने पशुओं को लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे में स्थान बदल बदल कर ये पशुओं की चराई है ना वो करवाते हैं। इसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के पशु होते हैं, भेड़ भी होती है, बकरियां भी होती हैं, गाय वगैरह, सभी पशु है ना इसमें होते हैं, जिसमें दुधारू पशु ज्यादा शामिल होते हैं, जिससे वो अपनी आजीविका है ना वो आसानी से चला सकते हैं। आज भी विश्व के अंदर इस प्रकार के बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर ये चलवासी पशुचारण किया जाता है। और ये चलवासी पशुचारण जो है ना वो ऋतु प्रवास पर निर्भर करता है। ऋतु प्रवास यानी चलवासी पशुचारण के दौरान ऋतु प्रवास होता है। ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुचारक आते और जाते हैं। जैसे ज्यादातर हिमालय क्षेत्र के अंदर गुर्जर, बकरवाल, भोटिया प्रजाति के जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं की चराई करवाते हैं। गर्मियों के, सर्दियों के अंदर जब ऊपरी भागों में पर्वतों पर बर्फ जम जाती है तो वे अपने पशुओं को लेकर नीचे पर्वतों की तलहटी में आ जाते हैं, घाटियों में आ जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी, वो बर्फ पिघलेगी, वहां पर पानी का प्रसार हो जाएगा और पानी के प्रसार के कारण वहां पर घास के मैदान विकसित हो जाएंगे। अब वो चरवाहे उन घास के मैदानों को चराने के लिए जो है ना तलहटी से पर्वतों की ओर ऊंचाई पर जाते हैं, जिसे यानी अपने कह सकते हैं ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान होते हैं ना उन्हें बुग्याल कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो? बुग्याल कहलाते हैं, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। फिर गर्मियों में अपने पर्वतों से, यानी ये जो पर्वतीय स्थिति थी यहाँ पर घास के मैदान विकसित हो गए, तो चरवाहे नीचे से जो है ना ये ऊपर की ओर जाएंगे और पशुचारण का कार्य करवाएंगे। तो इसे कहा जाता है ऋतु प्रवास। आज भी विश्व के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये चलवासी पशुचारण का कार्य हो रहा है। इसी से व्यक्तियों ने जो है ना अपना जीवन यापन प्रारंभ किया। जैसे मान लो अपने एक छोटे से मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज भी जो है ना ये विश्व के विभिन्न भागों में चलवासी पशुचारण का कार्य होता है। विश्व के बहुत से क्षेत्रों में आज भी इन चलवासी पशुचारण का है वो कार्य करवाया
जाता है। जैसे आपको ये विश्व का मैप है ना वो नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे चलवासी पशुचारण है ना वो कौन कौन से क्षेत्रों में होता है। तो चलवासी पशुचारण में ये देखो उत्तरी अफ्रीका वाले जो क्षेत्र है ना वो हो गए उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो भाग है अरब प्रायद्वीप कहलाता है। अरब प्रायद्वीप, इस अरब प्रायद्वीप में भी जो है ना वो चलवासी पशुचारण का कार्य होता है। इसके अलावा आपका हो गया मध्य चीन, मध्य चीन। इसके अलावा हो गया ये मंगोलिया, मंगोलिया में भी होता है। इसके अलावा यूरेशिया, यूरेशिया जो हो गया यूरोप का भाग हो गया और एशिया का भाग हो गया, यहाँ पर भी चलवासी पशुचारण का वो कार्य होता है। यानी कि इस प्रकार से विभिन्न जो क्षेत्र रहे हैं वहां पर ज्यादातर ये चलवासी पशुचारण का कार्य जो है ना वो आज भी किया जाता है। इसके बाद में दूसरा आता है आपका व्यापारिक या वाणिज्य पशुचारण, यानी व्यापार के उद्देश्य से जो है ना पशुओं को पाला जाता है। ये व्यापार एक बड़े पैमाने पर होता है, बड़े विस्तृत क्षेत्रों में जो है ना इसका व्यापार होता है। ज्यादातर पूंजी प्रधान व्यवसाय भी इसे कहा जाता है। पूंजी प्रधान व्यवसाय इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की अच्छी नस्ल के पशु है ना वो पाले जाते हैं, ताकि इनसे दूध मांस वगैरह खाल ऊन वगैरह प्राप्त होती है उन पशुओं से। तो अच्छी नस्ल के पशु है ना वो पाले जाते हैं। इसमें ये पूंजी प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही बड़े क्षेत्र जैसे चारागाह के जो क्षेत्र होते हैं ऐसे विशाल चारागाह क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। यहाँ की घास जो है ना पहले पशु यहाँ पर चराते हैं, यहाँ की घास समाप्त होने के बाद में दूसरे क्षेत्रों की घासों पर है ना वो ले जाया जाता है। तो ऐसे क्रमबद्ध जो है ना ऐसे अपने पशुओं को वो यहाँ पर लेकर जाते हैं, ताकि यहाँ की घास समाप्त हो गई यहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले गए, फिर यहाँ पर ऐसे में पुनः पीछे की जो घास है ना मैदानों की या जो खेत बनाए हुए होते हैं वहां की घास दोबारा प्रस्फुटित होती रहती है। यहाँ पर पशुओं को एक ही स्थान पर पाला जाता है, इधर उधर घुमाया नहीं जाता है, चलवासी नहीं किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग नस्ल के एक ही पशु होते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भेड़े पाली जा रही है तो वहां उस पूरे फार्म हाउस में भेड़े मिलेंगी आपको, अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, ऐसी नस्ल की मिलेंगी। गाय पाले जा रहे हैं, बैल पाले जा रहे हैं, बकरियां हो गए, ऊंट वगैरह जो भी पाले जाते हैं, भैंस वगैरह। और विशेषकर ज्यादातर दुधारू पशुओं का पालन होता है क्योंकि उनसे दूध और दूध से बने हुए उत्पाद मिलते हैं, ऊन मिलती है, खाल मिलती है। इनके पालन के लिए जो है इन्हें पाला जाता है। और फिर वैज्ञानिक विधि से इन दुधारू पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको फिर वैज्ञानिक विधि से डिब्बाबंद करके बाजारों में है ना वो बेच दिया जाता है। ऐसे में पूंजी और यातायात के कारण बाजार और जो श्रमिक जो है ना वो आपस में है ना वो जुड़ गए, क्योंकि जल्दी से यातायात के माध्यम से और अच्छी पूंजी होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया और जाया जा सकता है। तो ऐसे में चलवासी पशुचारण जो है ना वो अच्छा रहा है। और चलवासी पशुचारण में भी अगर देखें तो ज्यादातर आपको ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चलवासी ये आपका जो व्यापारिक पशुचारण है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। और ये यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है, इसे न्यूजीलैंड में भी चलवासी पशुचारण आपका ये स्थायी पशुचारण कह सकते हैं। न्यूजीलैंड यह व्यापारिक पशुचारण का कार्य होता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका कार्य होता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना भी कहते हैं इसे, तो अर्जेंटीना में होता है। यहीं पर उरुग्वे हो गया, यूरुग्वे, उस यूरुग्वे में भी जो है ना वो किया जाता है। इसके अलावा यूएसए हो गया, यानी अमेरिका जिस कहते हैं उन क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग है ना वो किया जाता है। इसके अलावा आपका पश्चिमी अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर वाले क्षेत्र पे भी पशुचारण होता है। यहाँ पर चलवासी पशुचारण भी होता है और ये व्यापारिक पशुचारण का कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी उन्होंने पहले तो भोजन फल संग्रहण का कार्य होता था उनको त्यागा, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया और लोग ज्यादा हो गए। फिर उन्होंने पशु जो आखेट का कार्य किया, उसे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो ऐसे में उस आखेट को भी त्याग दिया। आखेट में फिर समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ है। आधुनिक समय में मशीनरी वगैरह आने के कारण आज आखेट का कार्य होता है मछली पकड़ने वगैरह जैसा, लेकिन वो आधुनिक उपकरणों से होता है तो बड़े पैमाने पर होता है। इसके बाद में उन्होंने आखेट के बाद में जो है ना पशुचारण को अपनाया। और पशुचारण में फिर दो प्रकार का हो गया, चलवासी पशुचारण हो गया और व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण में स्थान बदल बदल कर पशुओं को चराया गया। और व्यापारिक पशुचारण में पशुओं को एक ही जगह एक ही बाड़े में या एक ही फार्म हाउस में रखकर है ना उसका चारण है ना वो किया जाने लगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना। पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, दूध या दूध से बने हुए उत्पाद, मांस हो गया, खाल हो गई, ऊन हो गई, उनको जो है ना वो डिब्बाबंद करके विदेशों में या इधर उधर है ना वो भेजा जाने लगा।
अब इस पशुचारण से भी लोगों की सही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण लोगों ने महसूस किया कि अपन जो पशुओं का जो पालन कर रहे हैं, उन पशुओं के पालन के साथ साथ इसका और ज्यादा विस्तार है ना वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मानव के कौशल में वृद्धि हुई है, उन्होंने नई नई तकनीकें जो है ना वो हथिया लिया, नई नई तकनीकों से वो कार्य किए जाने लगे हैं, जिस कारण उन्होंने पशुचारण को भी जो है ना वो त्यागा। इसके अलावा फिर तीसरी कृषि पद्धति आई अपनी, या तीसरा जो व्यवसाय आया वो है कृषि। सी पॉइंट है कृषि। पहला भोजन संग्रहण और आखेट था, दूसरा हो गया आपका बी पॉइंट हो गया पशुचारण, जिसमें व्यापारिक पशुचारण भी शामिल हो, चलवासी पशुचारण भी शामिल है। अब आती है तीसरा पॉइंट आता है कृषि यानी सी पॉइंट। अब कृषि किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात ये होगी यानी कि खेतों की बुआई जुताई करने और वहां पर बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है वही कृषि कहलाती है। एक नियत समय के लिए अपन वहां पर खेतों की बुआई जुताई वगैरह करवाते हैं और फिर वहां पर फसल बोई जाती है, तो उसे कृषि कहा जाता है। आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं। तो इस लेसन में अपन 8 या 9 प्रकार की कृषि पद्धतियां पढ़ेंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि है ना वो की जाती है। तो सबसे पहले अपन ये देख ले कि कृषि क्या है। खेतों की बुआई जुताई करना और वहां पर फसल उगाने की प्रक्रिया है ना वो कृषि कहलाती है। कृषि के अलग अलग प्रकार है, इसमें अपन 1 नंबर पे पढ़ेंगे निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि या इसे अपन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, निर्वहन या निर्वाह कृषि। अब सबसे बात इसी के ऊपर आ रही है कि निर्वहन या निर्वाह है, यानी ऐसी कृषि पद्धति जिसके ऊपर लोग अपने जीवन निर्वाह के ऊपर निर्भर होते हैं, या मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है वही कृषि निर्वाह या निर्वहन कृषि कहलाती है। इसमें ज्यादातर लोगों का अस्तित्व जो है ना वो निर्भर होता है, या लोगों का जो कार्यकलाप है ना वो यहाँ पर ज्यादा करके भविष्य निर्भर होता है, जिससे वो कृषि करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अधिशेष को जो है ना वो बाजारों में बेचकर अपने परिवार का संचालन करते हैं। तो ये निर्वाह कृषि होगी। ये निर्वाह कृषि भी फिर 2 प्रकार की होती है। एक आ जाता है इसमें आदिकालीन, आदिकालीन निर्वहन या निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह या निर्वहन कृषि। आदिकालीन यानी आदि, आदि यानी पहले के समय में, जो कालीन यानी समय हो गया, आदि यानी पहले के समय में जो कृषि क्रियाएं की जाती थी वो आज आदिकालीन निर्वहन कृषि के रूप में अपन उसे जानते और पहचानते हैं। आदिकालीन निर्वहन कृषि होती क्या है कि जो आदि जो समाज था, आदि जो मानव थे, वो जैसे पशुपालन उन्होंने किया, अब पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने पशुओं के महत्व को खाल मांस दूध वगैरह उत्पादों के लिए तो करते थे, वो उसका एक श्रम के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा। उन्होंने ये सोचा कि ये पशु का अपन पालन कर रहे हैं, इसे चारा वगैरह कुछ खिला रहे हैं ना, क्यों ना अपन इससे कृषि करें और कृषि करके अपनी आमदनी को ज्यादा बढ़ाए। तो उन्होंने आदि समाज के जो लोग थे, उन्होंने नदी घाटियों के किनारे जाना पसंद किया, क्योंकि वहां पर एक तो मृदा का उत्पादन अच्छी प्रकार की मृदा थी और पानी की सुविधा होने के कारण वहां पर कृषि का अच्छा उत्पादन हो सकता था। तो उन्होंने नदी घाटी वाले क्षेत्रों का चुनाव किया और वहां पर जो पशुओं को पहले मारकर खाया करते थे, शिकार करते थे, उनका आज उन्होंने उसे पालतू बनाकर उसे कृषि क्रियाएं है ना वो की जाने लगी है। तो ऐसे में नदी घाटी वाले क्षेत्रों का उन्होंने चुनाव किया। लेकिन उससे पहले भी आदिकालीन जो समाज था वो क्या करता था, स्थानांतरित कृषि करता था। स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि जो है ना वो उसके द्वारा की जाने लगी, यानी स्थान बदल बदल कर जो है ना वो स्थानांतरित कृषि होती थी। स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल कर है ना वो कृषि की जाने लगी, इस कारण इसे स्थानांतरित नाम दिया गया। इसे झूम नाम भी देते हैं, झूम या झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्लेश स्लेश या बर्न कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है इसको देखो, विस्तार से समझो। स्थानांतरित करती स्थान बदल बदल कर। उस समय मानव के पास ज्यादा पशु वगैरह नहीं होते थे, लेकिन कुछ पशु होते थे, इसलिए उनसे वो बुआई जुताई करते थे। उसमें क्या होता था कि जैसे पेड़ पौधे जंगल वगैरह होते हैं, जंगलों में रहता था उस समय मानव, तो उनको काट कर जो है ना वो जला देते थे। तो काटने की जो क्रिया होती थी वो कर्तन कहलाती थी, और उन पेड़ पौधों को जलाते थे, उसे दहन कहा जाने लगा। दूसरा रूप काटने को श्लेष भी कहते हैं और जलाने को बर्न भी है ना वो कहा
जाता है। तो पेड़ पौधों को काटते थे, उन्हें जलाते थे, उनसे जो राख प्राप्त होती थी ना, उसमें बीज डाल देते थे। और जब वर्षा होती थी तो बीज है ना वो प्रस्फुटित हो जाते थे और वहां पर फसल है ना वो उग जाती थी। तो ऐसी यही क्रिया वहां पर वो 2-3 वर्षों तक करते, 2 से 3 वर्ष तक है ना इसी पद्धति से वो वहां पर कृषि क्रिया करते थे। लेकिन अब मृदा की उत्पादकता क्षमता जो है ना वो समाप्त हो गई, क्योंकि पशु ज्यादा नहीं थे ताकि वहां पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जा सके। जब उत्पादकता कम होगी तो वो उस क्षेत्र को छोड़ेंगे। जैसे मान लो पहले इस क्षेत्र में वो कृषि क्रिया करते थे, यहाँ की उत्पादकता क्षमता समाप्त हुई तो यहाँ पर चले गए, यहाँ के समाप्त होने पर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे स्थान बदल बदल कर वो कृषि करते थे। इस कारण से स्थानांतरित कृषि और झूम या झूमिंग कृषि भी है ना वो कहा जाने लगा। और फिर 10-20 वर्षों में वापस ये वनस्पति पहले वाली जगह जो है ना वो वापस वनस्पति उग जाया करती थी। तो ऐसे वनस्पति को भी नुकसान नहीं होता था। तो इसे आदिकालीन निर्वन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्थान बदल बदल कर कृषि करने के कारण इसे स्थानांतरित कृषि भी है ना वो कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना गया, जैसे झूम या झूमिंग कृषि है। भारत के उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम या झूमिंग कृषि भी है ना वो कहा जाता है। जैसे मध्य अमेरिका है, मलेशिया है, वहां पर उसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लदान कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे लदान के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न देशों में इस स्थानांतरित या झूमिंग कृषि को है ना वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में उसे वालरा के नाम से भी है ना वो जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान, वहां पर जो आदिवासी जनजातियां पाई जाती है उनके द्वारा ये जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होगी आपकी इस आदिकालीन निर्वन कृषि या झूमिंग कृषि। मध्य अमेरिका में हो गया, मलेशिया में हो गया, इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में और मलेशिया में मिल्पा के नाम से, इंडोनेशिया में लदान कहा जाता है, श्रीलंका में इसे चेना है ना वो कहा जाता है। श्रीलंका में चेना कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इसे वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से उसे जाना और पहचाना जाता है। इसके बाद में कृषि का दूसरा रूप और आता है, ये आदिकालीन निर्वन कृषि थी। दूसरा रूप निर्वन या निर्वाह कृषि के बाद में आता है सघन कृषि, भी अपन इसे कह सकते हैं। दूसरा रूप हो गया सघन कृषि या निर्वाह का सघन निर्वन कृषि भी कह सकते हैं। सघन निर्वन कृषि दूसरा जो रूप है, ठीक है। सघन का अगर अपन रूप नहीं लेके जाए तो इसे गहन निर्वन कृषि भी कह देते हैं, सघन या गहन। तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो शब्द है वो गहन निर्वन कृषि का है आपका, ठीक है। एक भाग था कृषि का आदि निर्वन कृषि। जो निर्भर कृषि है ना वो दो प्रकार की थी। एक तो जो था इसका आदिकालीन, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है, आदिकालीन निर्वन कृषि, ठीक है। और दूसरा रूप जो है ना ये आपका गहन निर्वन कृषि या सघन निर्वन कृषि का रूप है। अब इस गहन निर्वन कृषि या सघन निर्वन कृषि को अपन देखेंगे ये होती क्या है। सघन, सघन यानी पास पास हो गया, गहन यानी एक ही जगह है ना वो ऐसे ज्यादा हो जाते हैं, वो कृषि गहन या सघन कृषि कहलाती है। इसमें होता क्या है कि जो अधिक जनसंख्या वाले जो देश है वहां पर जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं कि कम क्षेत्र के ऊपर या जो फसल की 3 ऋतुएं होती है, रबी, खरीफ और जायद, वो तीनों फसल ऋतुओं का है ना वो उत्पादन करते हैं। तो कम क्षेत्र के ऊपर अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो वो गहन निर्वन कृषि कहलाती है। और अधिक जनसंख्या वाले जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में गहन निर्वन कृषि का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या अधिक और क्षेत्रफल इनका कम है। तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज्यादातर ये गहन निर्वन कृषि करते हैं। अब गहन निर्वन कृषि भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है चावल प्रधान, चावल प्रधान, चावल प्रधान है ये, चावल प्रधान गहन निर्वन कृषि। प्रधान यानी चावल की फसल को जो है ना वो ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये होगी चावल प्रधान गहन निर्वन कृषि।
चावल प्रधान गहन निर्भर कृषि, यानी इस क्षेत्र में चावल की फसल को अधिक महत्व दिए जाने के कारण इस कृषि का नाम चावल प्रधान गहन निर्भर कृषि रखा गया है। किस प्रकार से रखा गया कि इन क्षेत्रों में चावल की फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है और वहां के लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा चावल का खाया भी जाता है, उत्पादन भी चावल का ज्यादा होता है। इसमें चावल की फसल महत्वपूर्ण होती है और बाकी की फसल गौण रूप में जो है ना इसे बोया जाता है। इस कारण इसे चावल प्रधान कृषि कहा जाता है। दूसरा भाग आता है इसका चावल विहीन गहन निर्भर कृषि। गहन निर्भर कृषि यानी इसमें क्या होता है, देखो चावल विहीन यानी चावल को प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता है, चावल बोया जाता है लेकिन चावल को महत्वपूर्ण स्थान या प्रथम स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें गेहूं मक्का वगैरह की फसल महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वहां पर चावल बोया जाता है लेकिन गौण रूप में बहुत कम मात्रा में चावल को बोया जाता है और खाया जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं और मक्का बोया जाता है। जैसे अपने मध्य भारत में देखिए गेहूं बोया जाता है ज्यादा, या दक्षिण भारत में महाराष्ट्र कर्नाटक वगैरह आप देखिए आपका गन्ना ज्यादा उधर मिलेगा। तो ऐसे में वहां की प्रमुख फसल है वो, इस कारण वहां पर उसे बोया जाता है। तो ऐसे में गहन निर्भर कृषि जो कृषि का पहला रूप था वो दो प्रकार का था, एक तो आदिकालीन गहन निर्भर कृषि और दूसरी थी एक तो आदिकालीन निर्भर कृषि थी, दूसरा गहन निर्भर कृषि थी। गहन निर्भर कृषि के भी फिर दो प्रकार थे, चावल प्रधान गहन निर्भर कृषि और चावल विहीन गहन निर्भर कृषि। अब कृषि का दूसरा प्रकार आता है, कृषि का दूसरा प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि, क्योंकि इस कृषि वाले टॉपिक में अपन 9 प्रकार की कृषियां पढ़ेंगे, 9 प्रकार की कृषियां पढ़ेंगे। इस लेसन में तो पहले अपन ने पढ़ा खेत और भोजन संग्रहण को पढ़ा, दूसरा पशुचारण। पशुचारण दो प्रकार का था, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। फिर मानव का और ज्यादा बौद्धिक विकास हुआ तो उन्होंने कृषि क्रिया को अपनाया और 9 प्रकार की कृषि क्रिया है ना वो किए जाने लगे, जिसमें एक प्रकार की कृषि अपन ने पढ़ ली है गहन या निर्वन या निर्वाह कृषि, ठीक है। और दूसरा पढ़ रहे हैं अपन रोपण कृषि। अब सीधा सी फसल के इस टॉपिक के ऊपर ही नाम आ रहा है रोपण कृषि। ऐसी कृषि जिसे रोपा जाता है, लगाया जाता है, उसका बीज नहीं डाला जाता। तो रोपण कृषि में जैसे अपन चावल हो गया, चाय हो गया, आपका कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, नारियल हो गया, ये सभी रोपण कृषि के उदाहरणों में आते हैं। तो रोपण कृषि का विकास औपनिवेशिक शासन काल के दौरान हुआ है। औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन काल यानी ऐसा समय, शासन काल यानी ऐसा समय जिसके ऊपर औपनिवेशिक यानी दूसरे देशों का अधिकार रहा है। और ये रोपण कृषि ज्यादातर यूरोपीय देशों के लोगों ने जो है ना ये लगाई है। यूरोपीय देशों के लोगों के द्वारा दूसरे देशों में जाकर वहां पर अधिकार कर लिया गया और वहां पर ऐसी फसलें है ना वो लगाएगी और फिर इसका उत्पादन हुआ तो अपने देश में ले जाकर उसका उपयोग किया जाने लगा। तो वो रोपण कृषि का उदाहरण है। तो जैसे मान लो ये एक पूंजी प्रधान है, इस प्रकार की जो कृषि होती है ना वो पूंजी प्रधान होती है, पूंजी प्रधान होती है। सबसे ज्यादा पूंजी इसमें निवेश होती है। खेत हैं वो लगभग स्थायी हो जाते हैं, बाग बगीचे जो है ना वो स्थायी हो जाते हैं, जैसे चाय के हो, कॉफी के हो, इनके लगभग से रबड़ के इनके स्थायी बाग है ना वो हो जाते हैं। तो बड़े विस्तृत पैमाने के ऊपर जो है ना ये बाग लगाए जाते हैं और यहाँ पर सारा का सारा कार्य मशीनीकृत होता है, मशीनों के द्वारा इसमें सारा का सारा कार्य होता है। फसलों को बुआई जुताई जो भी होती है इसमें सारा का सारा मशीनों के द्वारा होता है। तो इसमें जैसे फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के लोगों ने भी जो है ना चाय कॉफी के बागान है ना वो वहां पर यहाँ पर लगाए। जैसे भारत श्रीलंका हो गई, वहां पर अंग्रेजी ने ब्रिटेन के लोगों ने जो है ना वो इसके चाय के बागान लगाए हैं। मलेशिया आपका जो ब्राजील है, ब्राजील के अंदर जो है ना कॉफी के बागान लगाए गए हैं यूरोपीय लोगों द्वारा। इस कारण ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है। तो ब्राजील में स्थित कॉफी के बागानों को है ना फजेंडा कहा जाता है। मलेशिया में नारियल के पेड़ लगाए गए हैं, तो केले के पेड़ भी लगाए गए हैं। तो ऐसे में जो है ना सबसे ज्यादा जो यूरोपीय जो देश है उन्होंने भारत श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, ब्राजील में कॉफी के बागान लगाए और फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर नारियल वगैरह के बागान है ना वो लगाए हैं। तो ऐसे में यूरोपीय देशों के द्वारा दूसरे देशों को अपने अधीन करके शासन काल के दौरान जो है ना वो ज्यादातर रोपण कृषि का प्रयोग किया है। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है ना वो रोपण कृषि है ना वो की गई, यानी कि जिसमें रोपना यानी कि जिसकी पौध जो होती है ना उसको लगाया जाता है, रोपा
जाता है। जैसे चावल है, चावल भी रोपण कृषि का अच्छा उदाहरण है। पहले नर्सरी में पौध तैयार करके फिर खेतों में उसे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी दूसरी जो कृषि थी ना, वो थी रोपण कृषि, जो काफी पूंजी प्रधान, जो आज के समय के अनुसार देखे जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से कृषि के दो प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं, निर्वहन कृषि और रोपण कृषि। बाकी के जो पॉइंट है वो उन पॉइंटों को अपने अगले वीडियोज में है ना वो लेकर आएंगे। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा।